हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है नल वंश। ठीक है, ये इस लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले इनके बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। बस्तर पर सबसे पहले इन्होंने सिक्के चलवाए हैं एवं स्थायी तौर पर इन्होंने सर्वप्रथम राज किया है। ठीक है, तो बस्तर में अगर ऐसा पूछा जाए सबसे पहले किसने स्थायी तौर पर राज किया है तो नल वंश ने किया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग चौथी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और इन्होंने मेनली जो बस्तर में भोपालपट्टनम वाला एरिया है, यानी कि ये जो बीजापुर वाला एरिया है, वहां पर इनका मेनली राज रहा है। ठीक है, इनका जो राजधानी था वो पुष्करी था, जो कि अगर इसको अभी आप नए उसमें देखेंगे तो भोपालपट्टनम। ठीक है, बीजापुर के अंतर्गत आता है भोपालपट्टनम, वहां पास का ये एरिया है। इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन है? शिशुक। और उसके अलावा जो वास्तविक संस्थापक है वो है वराहराज। अभी मैं जब आप लोगों को मैंने गुप्त डायनेस्टी के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, तभी मैंने बताया था संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है। जिनसे इस वंश की शुरुआत हुई है वो संस्थापक हो गए, और वास्तविक संस्थापक यानी कि जिनके टाइम पीरियड में एक्चुअल में ये अपने सबसे टॉप लेवल में पहुंचा, बहुत सारे एरियाज को जीत करके एक स्थायी तौर पे जब इस वंश को स्टेब्लिश किया, तो वो हो गई ये वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो वराहराज जो है वो इसके वास्तविक संस्थापक है। सबसे ज्यादा जो कॉइन्स है वो इनके ही मिले हैं। ठीक है, और नरेंद्र थबल जो है वो सबसे एंड। ठीक है, उसके अलावा इनका जो जिक्र है वो वायु पुराण में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि वायु पुराण में किसका जिक्र मिलता है? नलवंश का मिलता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि पुराण तो कई सारे हैं। कैसे याद रखेंगे वायु पुराण? तो जीने के लिए क्या है, नल से क्या होता है? पानी आता है। पानी भी जीने के लिए जरूरी है, और वायु सांस लेने के लिए एयर भी जरूरी है। तो वैसे आप याद रख सकते हैं। ये जो थे वो ये वकाटक और गुप्त वंश के समकालीन थे। ठीक है, चौथी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक था। तो ये लोग क्या है, गुप्त और वकाटक के भी समकालीन है। उसके अलावा इनकी जो मुद्रा है वो मेनली अड़ेंगा ग्राम से प्राप्त हुए हैं। अभी इसीलिए मैं आपको ट्रिक से याद करवा रही थी सब कॉइन्स, क्योंकि लगभग सारे ही जो वंश है उनके कॉइन्स मिले हैं और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अड़ेंगा ग्राम को आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी थोड़ा फनी है। नल से क्या होता है? पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अगर अटक गया है, ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, अड़ेंगा कुछ अटक गया है। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हैं। अड़ेंगा ग्राम से किस वंश के कॉइन्स मिले हैं? तो यहाँ पर नल वंश के। ठीक है, यहाँ से टोटल लगभग 32 कॉइन्स मिले, जिसमें सबसे ज्यादा वराह राज के मिले हैं, जो कि इसके वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद भवदत्त वर्मन जिनके एक, और अर्थपति भट्टारक जिनके दो। बार बार इन लोगों का जो वकाटक वंश है उनसे कई बार लड़ाई होता था। ठीक है, एक राजा जीत रहा है तो उसका जो आगे चल करके उत्तराधिकारी आ रहा है वो उससे लड़ता है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो कुलिया ग्राम है बालोद में, वहां से स्तंभ राज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कुलिया ग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये नल वंश से। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, नल कुल, नल कुल। ठीक है, उसके बाद इनका जो कॉइन्स था वो उसका जो मुख्य भाग रहता था वहां पे कुछ ना कुछ चित्र बना होता था, और जो पृष्ठ भाग है वो रिक्त, यानी कि पूरा खाली। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सारे राजाओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं शिशुक। इनके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये संस्थापक थे। ठीक है, तो शुरुआत किसने की है इस नल वंश की? शिशुक ने की है। उसके बाद जो व्याघराज हैं, इनके बारे में सिर्फ एक आपको पॉइंट याद रखना है। बार बार हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान को निकले थे तो छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल से उन्होंने महेंद्र सेन को हराया है, और महाकांतार यानी बस्तर से उन्होंने व्याघराज को हराया है। तो ये वही व्याघराज है। ठीक है, नलवंशीय शासक। और उन्होंने जब इनको हराया तो उनको क्या उपाधि मिली? व्याघ्रहंता। ठीक है, व्याघ्रहंता इनका अंत किया है, तो व्याघ्रहंता उनको उपाधि मिली है। उसके बाद नेक्स्ट राजा है वृषभ राज। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि टाइम पीरियड भी छोटा रहा होगा, सिर्फ इन्होंने इनका एक सीक्वेंस में नाम याद रखना है कि इन्होंने सत्ता का संचालन किया, राजा बने। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आए वराहराज, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इनके जो 29 कॉइन्स है वो अड़ेंगा ग्राम से प्राप्त हुए हैं। अड़ेंगा कहाँ? कोंडागांव। ठीक है, तो इसको आपको याद भी रहेगा, अड़ेंगा, कोंडा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनके जो कॉइन्स थे उसमें लिखा रहता था श्री वराहराजस्य।
ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग सारे राजाओं के नाम के आगे श्री लिखा रहेगा और इस तरीके से वो लोग अपनी मुद्राओं में लिखवाते थे। ये जो है ये इनके उसमें नंदी बनी होती थी, नंदी कॉइन्स में बना रहता था, तो उससे ये माना जाता है कि ये शैव धर्म यानी शिव जी को मानते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो नरेंद्र सेन है जो कि वकाटक राजा हैं, उन्होंने इनको पराजित किया और इनके जो कुछ एरियाज थे उसको अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि इनका जो बड़ा सा एरिया था उसमें से इनको हरा करके कुछ एरियाज को अपनी तरफ कर लिया। अब नरेंद्र सेन ने इनको हराया है तो नरेंद्र सेन का जो उत्तराधिकारी है वो बदला लेने आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन नेक्स्ट किंग आए, इनको भट्टारक और महाराज की उपाधि दी गई है। ठीक है, और इनका जो राज था वो बरार से लेकर कोरापुट यानी काफी लंबा था, कोरापुट उड़ीसा तक था। ठीक है, इनका जो अभिलेख है वो रिद्धिपुर अभिलेख है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भवदत्त रिद्धिपुर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब जो ये रिद्धिपुर अभिलेख है वो किसका है। मतलब आपको दो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिद्धिपुर अभिलेख, उसके अलावा फिर यहाँ पे केसरी बेड़ा अभिलेख जो कि अर्थपति भट्टारक का है, उसको भी हम याद करेंगे, लेकिन इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, भवदत्त वर्मन और ये रिद्धिपुर, इसमें ये चीज मेंशन है कि जो ये हैं भवदत्त वर्मन, इन्होंने अपने जो नरेंद्र सेन है उन्होंने क्या किया था, वराहराज को हराया था, कुछ राज पे अधिकार किया था, तो अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र सेन को हराया और उसके बाद उनका जो राजधानी है नंदीवर्धन उसको तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के पीछे यही रीज़न है कि थोड़ा उठने में टाइम लगेगा। जब किसी को आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दोगे तो उसको क्या संभालने में टाइम लगेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनकी का एक मुद्रा जो है वो अड़िंगा ग्राम से मिला है जिसमें कि श्री भवदत्त राजस्य लिखा है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। ठीक है, तो ये बात इनके बारे में याद रखिएगा कि भवदत्त वर्मन ने किसको हराया है, नरेंद्र सेन को हराया है। अब नरेंद्र सेन जब हार गए तो इसका भी जो उत्तराधिकारी वो आएगा लड़ने के लिए, तो अब देखेंगे पृथ्वी सेन आते हैं और वो अर्थपति भट्टारक को हराते हैं। ठीक है, इनके दो पुत्र थे, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक जो थे ये फिर राजा बनते हैं और इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है, अचाली भट्टारिका। ठीक है, ये जो भवदत्त वर्मन है उनकी वाइफ का नाम क्या है, पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका। उसके बाद अर्थपति भट्टारक के बारे में देखिए, इनका जो है ताम्रपत्र उसका नाम क्या है, केसरी बेड़ा। ठीक है, केसरी बेड़ा, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको कि रिद्धिपुर अभिलेख है या फिर केसरी बेड़ा है, तो उसको आप ऐसा सोचिएगा, अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, उसी से आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी सेन द्वितीय और अर्थपति भट्टारक इन दोनों की लड़ाई हुई थी जिसमें से कि पृथ्वी सेन ने अर्थपति को हराया था। ठीक है, ये पूरा फैक्ट आपको कैसे याद रखना है ये आप देख लीजिए। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, तो यानी कि पृथ्वी सेन और अर्थपति भट्टारक के बीच लड़ाई हुई है। पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है, अर्थपति भट्टारक से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ा से आपको याद रखना है। अब दोनों जब लड़ेंगे तो दोनों में से जीता किसने है, पृथ्वी सेन, तो आप सोच लीजिए पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ताकतवर थे, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको उपाधि मिली थी महेश्वर और महासेनापति की, ये भी इनके बारे में याद रखिएगा। दो मुद्रा इनके अड़िंगा ग्राम से मिली है। ठीक है, और इनके नाम के आगे भट्टारक लगा है, भट्टारक उपाधि मिली है इन्हें, तो इससे ये माना जाता है कि ये बड़े पुत्र रहे होंगे, युवराज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है उसी को राजा बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्कंद वर्मन, इनके भाई। ठीक है, जिनका कि पोड़ा अभिलेख है, पोड़ागढ़ अभिलेख है, क्योंकि जो पृथ्वी सेन आए बदला तो लिए, तो जैसे उनका नंदीवर्धन तहस नहस किया था वैसे ही इन लोगों की जो राजधानी है पुष्करी उसको भी पृथ्वी सेन ने तहस नहस कर दिया। अब स्कंद वर्मन जब राजा बने तो इन्होंने उसको वापस से बसाया और उसका नाम रखा, ठीक है, पोड़ागढ़, और यहीं से इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें से कि बताया गया है कि इन लोग शैव से वैष्णव बने। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है इनके अभिलेख में कि विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पोड़ागढ़, पोड़ागढ़ क्या है, किसका अभिलेख है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ये अभिलेख किस राजा का है। स्कंद, कंद मूल खाते हैं, कंद स्वीट पोटैटो ऐसे याद रख सकते हैं। और पोड़ागढ़ यानी कि पोहा या फिर कुछ और खाने का नाम याद रख लीजिए। ये दोनों को रिलेट करिए कि हाँ ये वाला जो है अभिलेख इनका है। ठीक है,
उसके बाद जो देवसेन है, पृथ्वी सेन के बाद दोबारा आते हैं, ठीक है, उनको पराजित किया, ठीक है, देवसेन को पराजित किया और पोड़ागढ़ में इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया है, ठीक है। पृथ्वीसेन ने आकर के अर्थपति को हराया है, तो फिर बदला तो लेना ही पड़ेगा ना, तो जा करके ये देवसेन को हरा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्तंभराज, जिनके के सिक्के कहाँ से मिले, कुलिया बालोद से मिले हैं। उसके बाद इनको वेंगी के चालुक्य, इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वेंगी के चालुक्य की एक शाखा है। कुलिया अभिलेख से पता चलता है कि उन पर आक्रमण हुआ था, किसने किया था, कीर्तिवर्मन प्रथम ने। उसके बाद कुछ राजा है जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विलासतुंग का जो राजिम शिलालेख है उसमें इनके पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये लोग भी राजा बने थे, ठीक है। विरूपाक्ष है, ये शिव जी का एक रूप है और ये उसकी पूजा करते थे, उपासना करते थे, ठीक है। विलासतुंग जो है वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, यानी ये वैष्णो जी को मानते थे। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होता है कि इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया है। राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, राजिम में है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा राजिम माघी पुन्नी मेला लगता है, ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो जो राजिम का शिलालेख है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है। इसमें जो इनके पूर्वज है विरूपाक्ष और पृथ्वीराज, उनका जिक्र किया है, ठीक है। और ये जो राजीव लोचन मंदिर है वो जो द्रविड़ स्थापत्य कला है उसकी पंचायन शैली में ये बना है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर के बारे में भी कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। और इसका जो जीर्णोद्धार है यानी कि रिनोवेशन है वो किसने करवाया है, वो पृथ्वीदेव द्वितीय जो हैं उनके सामंत जगतपाल या जगपाल भी इनको ही कहा जाता है, उन्होंने कराया है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने कराया है, तो ये जगतपाल है जो कि पृथ्वीदेव, अभी हम आगे चल के कलचुरी पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक कलचुरी ही है, तो उसमें हम इसका नाम आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि सिरपुर के पांडु वंश के सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं, उनकी ये समकालीन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नल वंश में सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन है, तो विलासतुंग है। और वैसे ही यहाँ पे जो हम पांडु वंश पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शिवगुप्त बालार्जुन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पृथ्वी व्याघ्र, तो जो नंदी वर्मन है, ठीक है, ये पल्लव शासक है। कांची के पल्लव पढ़ा होगा ना आप लोगों ने साउथ इंडियन हिस्ट्री में, साउथ इंडियन की हिस्ट्री में, कि उनका एक यहाँ पर दानपत्र है उदयंदिरम, उसमें इनका जिक्र किया है, ठीक है। भीमसेन देव से रिलेटेड कोरापुट ओडिशा से एक गंजाम ताम्रपत्र मिला है, उसमें इनका जिक्र किया गया है। उसके बाद लास्ट राजा है नरेंद्र थबल जो कि इस वंश के अंतिम शासक है, इनके बारे में याद रखना है, नरेंद्र थबल, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए कि थबल अब थम गया, ये जो नल वंश है वो थम गया और ये आखिरी राजा इस डायनेस्टी के हैं, ठीक है। तो इन सारे राजाओं के बारे में और इतने सारे फैक्ट्स आपको नल वंश के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पांडु वंश के बारे में पूरा कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।